क्या क्या समस्याओं को फेस कर रही है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है, आखिर क्यों कृषि के अंदर लो प्रोडक्टिविटी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पढ़ेंगे और 15 से लेके 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कृषि के महत्व की। कृषि का मतलब जो है क्या होता है, तो कृषि का मतलब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी जो है ये क्या होती है। बेसिक वर्ड है, इकोनॉमिक्स के अंदर बार बार आता रहता है। जीडीपी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आखिर जीडीपी होती क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है कि भाई एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक के अंदर बेसिकली कृषि को शामिल किया जाता है, द्वितीयक के अंदर बेसिकली उद्योगों को शामिल किया जाता है और तृतीयक के अंदर उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, इनको। तो कृषि क्या करता है, कृषि जो है बेसिकली ये कह सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके उसको क्या करता है, कच्चे माल में परिवर्तित करता है, ठीक है। बेसिकली वस्तुओं का निर्माण करता है, रॉ मटेरियल क्रिएट करता है, ठीक है। फिर ये रॉ मटेरियल आगे पास आउट होता है उद्योगों के पास। उद्योग क्या करता है, उस कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मशीनों वगैरह की मदद से। फिर ये तैयार माल आगे पास आउट होता है और हमारे पास जो है पहुंचता है उपभोक्ताओं के पास। तो ये तीनों क्षेत्र आप देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। पहले प्राथमिक बनाएगा, प्राथमिक से आगे वो कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है और फिर जो है उपभोक्ता को मिलता है। तो भाई जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का मतलब है प्राथमिक ने क्या बनाया, वस्तु बनाई, द्वितीयक ने क्या बनाया, वस्तु बनाई और तृतीयक ने क्या करा, सेवा प्रदान करी। तो एक साल के अंदर इन तीनों क्षेत्रों ने कितने रुपए की वस्तु और सेवा बनाई है, उसको जीडीपी कहते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए के 1 लाख रुपए की कृषि ने बनाई, 2 लाख रुपए की इसने बनाई और 2 लाख रुपए की इसने सेवा बनाई, तो हमारी जीडीपी 5 लाख रुपए है। मतलब जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का होता है। ये बेटा मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये पॉइंट अब सब में ही आएगा, क्योंकि हमारे आगे के सारे चैप्टर कृषि, उद्योग और इससे ही रिलेटेड हैं। तो आपको ही पता होना चाहिए कि हमारी जीडीपी में किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी क्या होती है। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले कि कृषि का मतलब क्या, कृषि का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है वो क्या है। कृषि का मतलब होता है, इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो कृषि का मतलब होता है कि फसल के उत्पादन के लिए या फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए भूमि को जोतने से है, भूमि को जोतने से है। हम क्या करते हैं, भूमि को जोतते हैं, ठीक है, और उस पर हम क्या करते हैं, जो भी फसल हमें उगानी होती है उस फसल को उगाने के लिए, उस फसल के उत्पादन के लिए भूमि को जोतते हैं। उसमें बीज, खाद, उर्वरक वगैरह डाल के जैसे भी जोतते हैं, जो भी काम होता है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो सब क्या आता है, वो सब कृषि होती है। क्वेश्चन ये है कि फसलें जो हैं वो कितने तरीके की होती हैं। फसलें जो हैं बेसिकली 2 तरीके की होती है। पहली जो फसल होती है इसको हम कहते हैं खाद्यान्न फसलें, और दूसरी जो फसलें होती हैं इसको हम कहते हैं गैर खाद्यान्न फसलें। अब इसका क्या मतलब होता है, खाद्यान्न का मतलब होता है वो वाले फूड क्रॉप्स, ठीक है, लाइक जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं खाने पीने में, गेहूँ है, चावल है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। इसके साथ साथ गैर खाद्यान्न के अंदर हम किसको शामिल करेंगे, जो हम खाते नहीं हैं, ठीक है, लाइक जूट है, कपास है,
ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये गैर खदान होती हैं। तो फसलें कोई सी भी हो सकती है। इन फसलों के उत्पादन के लिए, चाहे वो खदान वाले हों चाहे वो गैर खदान वाले हों, इन फसलों के उत्पादन के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी भूमि को जोतने के लिए, वो सब क्या कहलाएंगी? वो कृषि कहलाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि है क्या और फसलें कितने तरीके की होती हैं। हम बात करते हैं कि आखिर एक अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का जो है क्या महत्व होता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड है, आप किसी भी लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो ये आएगा क्वेश्चन अगर कृषि है तो। कृषि करती क्या है? अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होता तो क्या होता? देखो किसी भी चीज़ का महत्व अगर आपको बताना है तो आपको उल्टा सोचिए कि अगर वो चीज़, महत्व का मतलब क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है हमें कि भाई अगर वो चीज़ नहीं होती तो क्या होता। तो सोचो, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई जीडीपी जो है वो इन तीनों का वो होती है योग। तो अगर यही नहीं होता, ये नहीं होता अगर, तो पहली बात तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, तो अगर ये नहीं होता तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका हट जाता। ये क्या करता है? मैंने बोला भाई ये तो कच्चा माल प्रोवाइड कराता है इसको, और तो अगर यही नहीं होता तो फिर उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता? उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे कि भाई ये जो है ना जीडीपी में योगदान देता है। मैंने सारे पॉइंट देख लिए बेटा, जो आपका किंग चैम्पियन में लिखा हुआ है वही सब आप इसके अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि भाई ये जो है जीडीपी के अंदर योगदान देता है। जीडीपी में योगदान का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर बनती है। तो इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर बनती है। जीडीपी के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कृषि का सबसे पहला महत्व ये है कि हमारे ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आप चाहो तो डेटा भी लिख सकते हो। जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे तो जो है 1951 की अगर हम बात करें तब तो कृषि का जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान था। 51% तक जो है कृषि का योगदान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आज के टाइम की अगर हम बात करें या 2008-9 की अगर हम बात करते हैं, तो अब जो है कृषि का योगदान कम होता चला गया है। क्योंकि उस टाइम पे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र डेवलप नहीं थे, तो मोस्टली लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन अब समय बीतता गया और हमारा द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र डेवलप होता गया, तो प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कम होता गया और द्वितीयक और तृतीयक का बढ़ता गया। पहले उल्टा था, जब हम आज़ाद हुए थे तो प्राथमिक का ज़्यादा था, प्राथमिक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, द्वितीयक और तृतीयक कम करता था। और काम भी लोग प्राथमिक में ज़्यादा करते थे, द्वितीयक और तृतीयक में कम करते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब सब कुछ उल्टा है। अब जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी कम है और द्वितीयक और तृतीयक का ज़्यादा है। तो सबसे पहला है भाई ये तो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें क्या करता है? ये हमें जो है मजदूरी वस्तुओं की क्या करता है? मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति करता है। अब आप बोलेंगे भाई ये मजदूरी वस्तुएं क्या होती हैं? ये कौन सी वस्तु आ गई? मजदूरी वस्तुओं का मतलब होता है जो हम अपनी वही डेली लाइफ के अंदर जो यूज़ करते हैं, लाइक गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, गेहूँ, चावल, दालें, जो हम क्या कहते हैं, बाजरा, मक्का, ये जो है हम जो खाते हैं डेली लाइफ के अंदर अपना यूज़ करते हैं, इनको मजदूरी, भैया हमें कहाँ से आते हैं ये गेहूँ, चावल, दालें? कौन प्रोवाइड कराता है? एग्रीकल्चर ही तो प्रोवाइड कराता है, द्वितीयक और तृतीयक थोड़ी ना कराता। अगर कृषि ही नहीं होगी तो हमको ये खाने के लिए नहीं मिलेगी। ये इंसानों को तो खाने को देता ही देता है और जानवरों को भी खाने के लिए देता है। हमें तो प्रोवाइड करा रहा है, उसके साथ साथ जानवरों को भी जो भी भूसा वगैरह जो भी निकलता है वो खा लेते हैं। तो इंसानों की जीविका का साधन तो है ही, इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ये जीविका का साधन है। तो मजदूरी वस्तुएं क्या करता है? मजदूरी वस्तुएं जो है आपको उपलब्ध कराता है। प्लस तीसरा जो है यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो है रोज़गार का साधन है। मैंने क्या बोला? जब हम आज़ाद हुए थे तब तो कृषि क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का 75% लोग कृषि में ही लगे हुए थे, ठीक है। तो रोज़गार उपलब्ध कराता है लोगों को। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी उलट हो गई है। अब जनसंख्या का
कम पोर्शन एग्रीकल्चर पे, अभी इतना भी कम नहीं है लेकिन बहुत सारा अभी भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोज़गार के अवसर जो हैं वो कम है, तो लोगों को काम धंधा प्रोवाइड कराता है। अगर कृषि क्षेत्र नहीं हुआ तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, प्लस अगला आप इसके अंदर लिखेंगे कि ये क्या करता है, ये जो है औद्योगिक कच्चा माल जो है उपलब्ध कराता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई कृषि क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल में कन्वर्ट करता है और कच्चे माल को आगे पास आउट करता है। तो अगर कृषि नहीं हुआ तो उद्योग बेकार है, फिर उद्योग को जब कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करेगा। उद्योगों के लिए कच्चा माल कौन उपलब्ध कराता है, कृषि उपलब्ध कराता है। कृषि की अपनी इम्पोर्टेंस है, अगर कृषि नहीं हुई तो फिर उद्योग जो है वो औद्योगिक क्षेत्र जो है सेकेंडरी सेक्टर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगली इसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे कि घरेलू व्यापार में क्या करता है, घरेलू व्यापार में योगदान देता है। ठीक है, घरेलू व्यापार का मतलब समझेंगे पहले आप, वो व्यापार जो एक देश के अंदर होता है उसको घरेलू व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर जितने भी प्रोडक्ट बनाता है, गेहूँ, चावल, दालें, मक्का, बाजरा, चाय, कॉफ़ी, कपास, मसाले, ये सब कौन बनाता है, कृषि बनाता है। तो हम लोग इसको खरीदते हैं ना, गेहूँ, चावल, दालें हम खरीदते हैं, इनको तो खरीदते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं इसके ऊपर, हम खरीदते हैं, किसान बेचता है, किसानों को इनकम होती है। तो हम क्या करते हैं, कृषि क्या कर रहा है, घरेलू व्यापार में क्या करता है, योगदान देता है। हम रोज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाय करते हैं और घरेलू व्यापार में तो देता ही देता है योगदान, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी योगदान देता है। मैंने बोला घरेलू का मतलब क्या होता है, घरेलू का मतलब होता है जो देश के अंदर होता है। ठीक है, जो देश के अंदर होता है उसको तो कहते हैं घरेलू, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, जो व्यापार विदेशों में होता है, जब मतलब कि जब वस्तुएं दूसरे देशों को बेची जाती हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और जब वस्तुएं देश के लोगों को ही बेची जाती हैं तो वो घरेलू व्यापार कहलाता है। तो कृषि केवल अपने देश के अंदर ही वस्तुओं को नहीं बेचता, कृषि अपने देश के साथ साथ हम लोग दूसरे देशों को भी, चाय हो गया, ठीक है, चाय हो गया एंड क्या कहते हैं, काजू हो गए, मसाले हो गए, ठीक है, काजू हो गए, मसाले हो गए, कॉफ़ी हो गई, तंबाकू हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं, और दूसरे देशों को बेचेंगे तो फिर पैसा आएगा, तो उसी को व्यापार कहते हैं। दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और अपने देश के अंदर करना घरेलू कहलाता है। तो अपने देश में तो बेचता ही बेचता है, प्लस अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, निर्यात करता है। प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो है राष्ट्र का क्या है, राष्ट्र का धन है। राष्ट्र के धन का मतलब क्या है, देश की पूंजी है। ये देश की पूंजी का मतलब क्या होता है कि बेटा कृषि के अंदर देश का लाखों करोड़ों रुपया इसके अंदर जो है लगा हुआ है। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर क्या होता है बेटा, एकड़ एकड़ गांव में लोगों के पास जो है एकड़ एकड़ ज़मीनें आज लोगों के पास पड़ी हुई हैं, और उन ज़मीनों की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो इतनी एकड़ ज़मीन यूँ ही पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है फ़िलहाल, तो उस पर मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है। तो ऐसे कई फिक्स एसेट, ज़मीन ले लो एंड एसेट, लोगों के पास ट्रैक्टर वगैरह, ये सब चीज़ें इतनी सारी हैं, इसमें बहुत सारा पैसा, अगर कभी पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को बेच के ख़त्म करना चाहे, लाखों करोड़ों रुपया इसमें लगा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, राष्ट्र का धन। तो ये 7 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो कि आखिर हमारी कृषि करती क्या है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। मैंने बोला भाई सबसे पहले तो जीडीपी में योगदान देती है, जीडीपी इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर बनता है। अगर कृषि नहीं हुआ तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन केवल 2 क्षेत्रों का रह जाएगा। हमें मजदूरी वस्तुएं उपलब्ध कराती है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। मजदूरी वस्तुएं क्या होती है ये मैंने आपको बताया। लोगों को काम धंधा प्रोवाइड करती है, लाखों लोग, करोड़ों लोग इसके अंदर अपनी जीविका का साधन कृषि को ही मानते हैं। ठीक है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
कृषि जो कच्चा माल उपलब्ध कराता है उसी को ही तैयार माल में कन्वर्ट करता है। और हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसको डेली बाय करते हैं, तो घरेलू व्यापार में योगदान देता है। वो व्यापार जो देश के अंदर होता है वो घरेलू व्यापार कहलाता है। अपने देश के अंदर तो कृषि प्रोडक्ट्स को बेचता ही बेचता है, दूसरे देशों को भी चाय, काजू, मसाले, कॉफ़ी, तंबाकू ये भी बेचता है, जिससे हम विदेशी मुद्रा क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। और राष्ट्र का धन है, राष्ट्र के धन का ये मतलब है कि कृषि के अंदर जो है हमारा बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पूंजी जो है इसके अंदर लगी हुई है एज अ फिक्स एसेट। एज अ फिक्स एसेट बोले तो जो ज़मीन है वो फिक्स एसेट होती है, ठीक है, इसमें लगा हुआ है। ये आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये 7 पॉइंट हैं जो कृषि की महत्व को बताते हैं, और ये बेटा एक फिक्स टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। मैं क्या लिखना है इसके अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, प्रॉपर क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है 7-8 पॉइंट के अंदर, ये आप इसके अंदर लिखेंगे। अब है कि भाई कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं, कृषि की जो है क्या विशेषताएं हैं। अब ज़रा विशेषताएं समझिए। विशेषताएं कह सकते हो आप इसको जो है प्रकृति भी कह सकते हो, इसके नेचर भी कह सकते हो, ठीक है। देखना प्रकृति कैसे लिखते हैं प्रकृति ऐसे लिखते होंगे। देखिए विशेषताओं की अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली जो इसके अंदर विशेषता होती है वो होती है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? छिपी हुई बेरोजगारी, या आप इसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हो, और छोटी क्लासों से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, कोई ऐसा बड़ा वर्ड नहीं है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। छिपी हुई बेरोजगारी जो हमको दिख नहीं रही है लेकिन वो है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक खेत है, ठीक है, उसमें 5 बंदे काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये 5 बंदे मिलके 10 टन का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे नज़रिए से ये 5 बंदे काम पे लगे हुए हैं, इनको रोज़गार मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन 5 में से 2 बंदों को हटा दूं और केवल 3 को ही रहने दूं तो भी 10 टन का उत्पादन हो रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ? 5 मिलके भी 10 टन बना रहे हैं, और 2 को अगर मैंने हटा दिया तो भी 10 टन बना रहे हैं। मतलब वो जो 2 बंदे हैं वो बेफालतू के लगे हुए हैं, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे। हमें तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हटाने से प्रोडक्शन पे किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। तो हमें तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम से हटाने पे अगर उत्पादन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसी बेरोजगारी बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लोग संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, ठीक है। अपने कोई काम धंधा नहीं होता तो परिवार के खेत में ही दादा भी लगा हुआ है, पापा भी लगे हुए हैं, पोता भी लगा हुआ है, पूरा खानदान एक ही खेत के अंदर जो है काम कर रहा होता है। तो इस वजह से, और क्यों कर रहा होता है? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोज़गार के अवसर नहीं होते, तो जो है अपना ही है उसी में लगे रहो सारे के सारे। इस वजह से ऐसा यहाँ पे खासकर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहली विशेषता जो होती है इसकी वो है छिपी हुई बेरोजगारी। दूसरी जो इसकी विशेषता होती है उसको हम कहते हैं वर्षा पर निर्भरता। वर्षा पर निर्भरता का क्या मतलब होता है? ये तो बताने की कोई बात नहीं है कि हमारी जो कृषि है ना वो वर्षा के ऊपर डिपेंड है। वर्षा मतलब बारिश, रेनफॉल। अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छा उत्पादन होगा, कम बारिश होगी तो कम उत्पादन होगा, और अगर बारिश होएगी ही नहीं तो भाई सूखा पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है। हमारे पास कुआँ, ट्यूबवेल, नदियाँ, इन सब का क्या है? अभाव है, इन सब की कमियाँ हैं। जितनी हमारे पास होनी चाहिए उतनी नहीं है, जिसकी वजह से हम बारिश पे डिपेंड रहते हैं। बारिश होगी, बारिश पे पता चलेगा कैसी प्रोडक्शन होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, सब बारिश के ऊपर है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है, वर्षा पर निर्भरता। प्लस अगला जो इसका फीचर होता है इसको कहते हैं जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है? देखो, जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीवन जीने के लिए। जीवन
जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो खेती की जाती है उसको जीवन निर्वाह की खेती कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसान दो चीज़ों के लिए खेती कर सकता है। किस किस चीज़ के लिए? पहला तो होता है परिवार के लिए, ठीक है। पहला जो होता है अपने परिवार के लिए, परिवार के लिए उगाने का मतलब क्या होता है कि भाई उत्पादन करा, फसलों का उत्पादन करा, खुद ही उगाया, खुद ही खा लिया। गेहूँ चावल दालें खुद कर रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है। फसल करी, अपना परिवार को, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो खेती की जाती है उसको जीवन निर्वाह की खेती कहते हैं, अपने परिवार के लिए जो की जाती है। बट एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको कहते हैं कृषि का व्यापारीकरण। कृषि का व्यापारीकरण का क्या मतलब होता है? कृषि के व्यापारीकरण का मतलब होता है कि भाई आप कृषि को परिवार के लिए ना लेकर, जीवन निर्वाह के लिए ना लेकर, आप उसे एक बिजनेस लो। आप जो भी फसल बना रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, उसको बाहर बेचो मार्केट के अंदर और उससे लाभ अर्जित करो। लेकिन किसान ऐसा नहीं सोचता। किसान कृषि को बिजनेस के तौर पे नहीं लेता। किसान कृषि को केवल एक जीवन निर्वाह का साधन मान चुका है। उनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि ये केवल हमारे परिवार के पालन पोषण का एक साधन है, इससे हम बिज़नेस वगैरह उत्पादन को बाहर मार्केट में बेचकर लाभ वगैरह अर्जित नहीं करना, हमें केवल अपना परिवार चलाना है। क्योंकि वो जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं इस वजह से। तो किसान की जो थिंकिंग है वो भी कैसी है? जीवन निर्वाह के लिए खेती करनी है। प्लस अगला जो इसका फीचर होता है, इसको कहते हैं परंपरागत आगतें। परंपरागत आगतें। आगते का मतलब क्या होता है? आगते का मतलब होता है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है, आउटपुट का मतलब होता है तैयार माल, जो भी फाइनल आपके पास बन के आया है। तो उस तैयार माल को बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो इनपुट कहलाता है, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। तो परंपरागत आगतों का क्या मतलब होता है कि जो किसान जो इनपुट यूज़ कर रहा है ना, किसान जो इनपुट यूज़ कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा जो है पुराने हैं। मतलब कि वो खाद का यूज़ नहीं करता। खाद की जगह अभी भी वो जो है गोबर में ही लगा हुआ है। गोबर को ही क्या करता है? गोबर से ही जो है खाद बनाता है। और क्या कहते हैं जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक रासायनिक खाद हो गए, उर्वरक हो गया, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, वो कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं वो इनका यूज़ नहीं करता। या हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स आते हैं, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स आते हैं, ठीक है, वो इनको यूज़ नहीं कर रहा। वो अभी भी वही पुरानी चीज़ें जैसी चल रही थी उन्हीं का ही जो है यूज़ कर रहा है। इनपुट की बात चल रही है बेटा यहाँ पे, इनपुट की, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है आउटपुट को बनाने में जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे, रॉ मटेरियल जिससे वो आउटपुट बनेगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे फर्नीचर बनाना है तो भाई मुझे लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी उसके लिए इनपुट का यूज़ होगी। इसी तरीके से अगर मुझे फसलों का उत्पादन करना है तो खाद, उर्वरक, बीज वगैरह जो चाहिए वो उसके इनपुट हैं। तो किसान अभी भी पुराने इनपुट्स को ही यूज़ कर रहा है, नई तरीके के जो मार्केट में इनपुट्स आते हैं उसको जो है वो यूज़ नहीं करता है। प्लस पिछड़ी तकनीक का मतलब क्या होता है? दो तरीके की तकनीक होती है। एक तो होती है कि भाई नई नई मशीनों का जो है यूज़ करे, लाइक जैसे मार्केट के अंदर ट्रैक्टर आ रहे हैं, थ्रेशिंग मशीन आ रही है, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन्स, ये सब चीज़ें आजकल मार्केट के अंदर आ रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। लेकिन वो इनका यूज़ नहीं कर रहा। वो किसका यूज़ कर रहा है? वो अभी भी गाय भैंस इनफैक्ट खुद ही लगा हुआ है। ह्यूमन पावर, मानव शक्ति खुद ही जो है फसलों को जोतने में लगा पड़ा है, वही गाय भैंस खुद ही चला रहा है। तो टेक्नोलॉजी दो तरीके की होती है, ये नई है, ये पुरानी है। तो वो इसका यूज़ नहीं कर रहा, वो अभी भी गाय भैंस और मशीनों में ही गाय भैंस और खुद ही जो है लगा हुआ है, ठीक है। एनिमल पावर और ह्यूमन पावर पे ही अभी वो डिपेंड है। वो ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन्स, इनका जो है बहुत ही ज़्यादा कम उपयोग करता है। और क्या फ़ीचर हैं कृषि के? लघु जोतें।
जोते का क्या मतलब होता है? जोते का मतलब होता है किसान जिस पार्ट में खेती करता है, ठीक है, जहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ वो खेती करता है, जहाँ वो खेती करता है उस पोर्शन को क्या कहते हैं? उस पोर्शन को जोत कहते हैं, ठीक है। तो और लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा, कि जिस पार्ट में वो खेती कर रहा है वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है। छोटी होने की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े उपकरणों का यूज़ नहीं किया जा सकता, लाइक ट्रैक्टर वगैरह का। उसको कई सारी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। और लास्ट जो इसका फीचर है ये होता है निम्न उत्पादकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ये। निम्न उत्पादकता का मतलब क्या होता है? देखो, दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता। उत्पादन 3 वर्ड है इनफैक्ट, उत्पादन और उत्पादकता तीनों ही अलग हैं, ठीक है। पहले आप समझिए उत्पादकता जो हमारा वो है, जैसे मान लीजिए अंजलि है। अंजलि के पास 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। मंजू के पास भी 1 एकड़ ज़मीन है। मंजू के पास भी 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अंजलि 1 एकड़ ज़मीन पे क्या करती है? अंजलि 1 एकड़ ज़मीन पे, मान लो अंजलि भारत में रहती है, ठीक है, और मंजू अमेरिका में रहती है, ये यहाँ नहीं रहती। दोनों के पास सेम है, दोनों एक ही फसल का उत्पादन करते हैं। मान लो गेहूँ उगा रहे हैं, तो ये तो 1 एकड़ पे 10 टन बनाती है केवल, लेकिन मंजू उसी 1 एकड़ ज़मीन पे सेम फसल 20 टन बना देती है। तो भाई ऐसा क्यों है? भाई जब ज़मीन सेम है, फसल सेम है, सब कुछ सेम है, तो भारत की जो प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में, मतलब कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है इसका, कि हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपको प्रति हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है कम देखने के लिए मिल रही है। किसी भी फसल के रिगार्डिंग ले लीजिए, किसी भी देश से कंपैरिजन कर लीजिए, भारत की जो प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, या वो कुछ भी हो, पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है वो भारत सबसे कम प्रोड्यूस करता है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर जो भी हमने रीज़न पढ़े थे, पिछड़ी तकनीक इसका रीज़न है, वर्षा पर निर्भरता इसका रीज़न है, पुराने इनपुट इसका रीज़न है। ये कई सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले बेटा आपको मैंने 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं अभी, कि जीडीपी क्या होती है, कृषि क्या है, कृषि का क्या महत्व होता है, और कृषि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो आपको इतनी बकवास बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मंजू कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अब देखिए, अब जो है हमने महत्व पढ़ लिया, हमने विशेषताएं पढ़ ली। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमारी जो कृषि है वो क्या क्या समस्याएं फेस करती है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको, समस्याएं क्या हैं। समस्याएं देखिए, कृषि को जो सबसे 3-4 उसकी सबसे बड़ी में जो अभी हमने पीछे पढ़ी है ना, जो विशेषताएं हैं, आदि समस्याएं तो आप खुद ही वहीं पे बता सकते हो। क्या सबसे पहली जो उसको प्रॉब्लम है वो है सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। हम कह रहे हैं, पीछे हमने पढ़ा कृषि की विशेषता के अंदर, कि भाई वर्षा पे डिपेंड है, बारिश होगी तो अच्छा उत्पादन, बारिश नहीं होगी तो बेकार उत्पादन। तो भाई ऐसा क्यों है, बारिश पे डिपेंड क्यों है? तो भाई बारिश पे इसलिए डिपेंड है क्योंकि हमारे पास नदियाँ, कुएँ, ट्यूबवेल, इन सब चीज़ों का अभाव है। स्थायी साधन कौन से होते हैं? यही स्थायी साधन होते हैं। स्थायी का मतलब होता है फिक्स, कि कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये तो हमारे पास होगा ही होगा। तो जो कुएँ होते हैं, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं गाँव के अंदर, ये हमारे पास नहीं है। जितनी प्रचुर मात्रा में होने चाहिए उतने नहीं है, जिसकी वजह से हम वर्षा के ऊपर डिपेंड है। अगर होते तो बारिश हो या ना हो, हमें उससे क्या लेना देना। हमारे पास तो सिंचाई के स्थायी साधन है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। तो पानी की दिक्कत है सबसे ज़्यादा कृषि के अंदर। और दूसरा, वित्त का अभाव। हम कह रहे हैं ऊपर
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। हम कह रहे हैं ऊपर कि भाई वो तो पिछड़ी तकनीक का यूज़ करता है, गाय भैंस में ही लगा पड़ा है, ट्रैक्टर थ्रेसिंग मशीन इसका यूज़ नहीं कर रहा, ना ही नए नए इनपुट को यूज़ करता, रासायनिक खाद उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ इसको यूज़ नहीं कर रहा। अबे भाई यूज़ तो तब करेगा ना जब उसके पास पैसा हो, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए ना। ट्रैक्टर 1-2 रुपये का थोड़ी आता, थ्रेशिंग मशीन और ये जितने भी नए तरीके के जो उपकरण आ रहे हैं ये 1-2 रुपये के थोड़ी आ रहे। भारत के अंदर जो अधिकतर किसान हैं वो गरीब हैं, और एक गरीब किसान इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी तो यूज़ कहाँ से करेगा फिर, वो पैसा ही नहीं है। तो किसान के पास अगली दिक्कत क्या है, पैसे की, पैसा ही नहीं है तो यूज़ कहाँ से करेगा। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करे, कैसे भी करके किसानों के लिए जो है पैसे की दिक्कत है तो भाई कुछ ना कुछ इंतज़ाम करे जिससे किसानों के पास पैसा आए और वो इन सब चीज़ों को जो है यूज़ कर सके। फिर हमने बोला था लघु जोतें, तो आप यहाँ लिखेंगे छोटी व बिखरी जोतें, छोटी व बिखरी जोतें। मैंने आपको बोला जोत क्या होती है, जहाँ पे किसान जो है खेती करता है उसको जोत कहते हैं, भूमि का वो पार्ट जहाँ पे खेती कर रहा है। तो एक तो वो छोटी हैं और दूसरा बिखरी हुई हैं अलग अलग जगह पे, एक जगह पे नहीं है। मतलब कि अगर एक एकड़ ज़मीन यहाँ पे है तो अगली 1 एकड़ अगले 10 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या हुआ, इससे क्या करेगा बंदा, एक ज़मीन यहाँ है आधी कहीं और है आधी कहीं और है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक ही जगह पर अगर होती इकट्ठी तो वो जो है फिर बड़े बड़े उपकरणों का यूज़ कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखेंगे अगला, विपणन प्रणाली का अभाव। विपणन प्रणाली का अभाव, विपणन का मतलब क्या होता है, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। मतलब कि किसान को बेचारे को उगाने से लेकर बेचने तक की दिक्कत है। चलो उगा लिया जैसे तैसे फसल बन गई, लेकिन अब बात आती है बेचने की। एक अच्छी मार्केट नहीं है जहाँ पे वो अपनी फसल को बेच सके और उसको अपनी फसल के अच्छे से अच्छे दाम जो हैं वो मिल सके। बेचने की भी दिक्कत है उसको, उगाने से लेके बेचने तक दिक्कत ही दिक्कत है उसको। अगली जो दिक्कत है वो है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है परंपरागत दृष्टिकोण का, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई वो तो जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है, वो कृषि का व्यापारीकरण नहीं करता, ठीक है। उसका जो उद्देश्य है अपने परिवार का पालन पोषण करना है, ना कि कृषि का व्यापारीकरण करना। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको रिस्क पसंद नहीं है, उसे रिस्क से इश्क नहीं है, ठीक है। वो डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है। तो किसान कह रहा है भाई ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क में इश्क नहीं है, हम अपने परिवार को ही चलाएंगे, फसल को बार बार बेच के लाभ वगैरह कमाना, ऐसा उसका थिंकिंग ऐसा नहीं है। वो केवल अपने परिवार को ही चलाना चाहता है, लाभ वगैरह जो है कुछ भी अर्जित नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम ये है कृषि की। और क्या दिक्कत है कृषि की, और कृषि की दिक्कत है, इसको कहते हैं शोषक कृषक संबंध। शोषक कृषक संबंध, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है, होता क्या बेटा, दो तरीके के किसान होते हैं, एक होता है जिनके पास अपनी ज़मीन है, एक होता है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। तो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती वो क्या करते हैं, भूमि को किराए पे ले लेते हैं। मान लो ये किसान है, इनने क्या करा, भूमि को किराए पे ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, भूमि किसी और की है, मान लो भूमि ए की है और बी ने इसको किराए पे ले लिया। बी किसान है, ठीक है, और ये कौन है, ये मालिक है ज़मीन का। तो ये क्या करता है, मालिक इस किसान का शोषण करता है। कैसे करता है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा किराया चार्ज करता है, ठीक है, और जो इसका मन करता है वो करता है। जब चाहे इनको भूमि से निकाल दिया, जब चाहे भूमि से बेदखल कर दिया। किराया बहुत ही ज़्यादा चार्ज करता है। कभी कभी किराया जो है वो फसल के रूप में लेता है कि चल तू उगा ले और जितनी भी प्रोडक्शन होगी 60% मुझे दे दियो, 40% खुद ले लियो, ऐसे भी कर देते हैं ये। और जो भी इसमें लगेगा रॉ मटेरियल वगैरह वो भी यही लाएगा, सब कुछ खाद उर्वरक वगैरह, मतलब लागत जो है, कॉस्टिंग जो है वो भी इसी की लगेगी। और इसको कितना पोर्शन मिल रहा है, केवल 40%। और इसने तो कुछ किया ही नहीं, बस भूमि किराए पे दे दी, 60% इसका।
1 रुपया नहीं लगाया और 60% इसका, और किराया भी कभी कभार किराया लेता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई, जिसकी वजह से इन दोनों के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, ख़राब होते हैं। ऐसे किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती उनको भूमिहीन किसान के नाम से जाना जाता है। बेसिकली उनके साथ ऐसा होता है। शोषक कृषक संबंध जो है, मतलब कृषि जो भूमि का मालिक है और जो उस भूमि को जोत रहा है किसान, उनके बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये 6 तरीके की प्रॉब्लम किसान जो है फेस करता है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है, कृषि क्या होती है, कृषि की विशेषताएं, कृषि का महत्व और कृषि की समस्याएं आपने अभी तक मेरे साथ पढ़ी हैं। अब बेटा यही टॉपिक इसके अंदर आना है। टॉपिक का नाम है कि कृषि के अंदर निम्न उत्पादकता के क्या क्या कारण हैं और उसको कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है कृषि की निम्न उत्पादकता, कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण। ठीक है, इसको ज़रा बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, कृषि की निम्न उत्पादकता के जितने भी कारण हैं उसको हम 3 जगह जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है सामान्य कारण। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं संस्थागत कारण। ठीक है, या आप इसको जो है भूमि सुधार के नाम से भी जान सकते हैं। और तीसरा जो कारण होता है इसको हम कहते हैं तकनीकी कारण। ठीक है, तकनीकी कारण इसको कहते हैं। जितने भी रीज़न हैं वो सब 3 जगह क्लासीफाई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामान्य कारणों के अंदर किन किन कारणों को शामिल किया जाता है। तो सामान्य कारणों के ऊपर हम जो है, सबसे पहला इसके अंदर जो कारण है कि आखिर कृषि के अंदर लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, वो है भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। ये इसका जो है सबसे पहला रीज़न है कि भाई जितना पोर्शन, पॉपुलेशन का जितना पोर्शन कृषि में लगा होना चाहिए उसका 10 गुना ज़्यादा जनसंख्या का पोर्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा हुआ है, जिसकी वजह से पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्या है, लो हो रही है। जितनी लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकता से अधिक लोग जो है कृषि में काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो भी अकुशल हैं, कुशल नहीं है। कुशल मानव शक्ति का अभाव जो है कृषि के अंदर पाया जाता है। मतलब कि एफिशिएंट मैन पावर नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। मतलब एफिशिएंट का मतलब क्या होगा, ऐसे बंदे जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है उनको कहते हैं कुशल मानव शक्ति। लेकिन लोग ऐसे हैं जिनकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो गरीब हैं, निर्धन हैं, अशिक्षित हैं। इस वजह से ऐसा है, जिनकी वजह से वो अधिक उत्पादन जो है वो नहीं कर पाते। ठीक है, भूमि पर तीसरा जो इसका रीज़न है वो है भूमि पर लगातार कृषि। इसका क्या मतलब होता है, भूमि पर लगातार कृषि? भूमि पे लगातार कृषि का मतलब ये है कि एक फसल उगाई, काटी ले दूसरी, काटी ले दूसरी, काटी ले दूसरी। मतलब कि भूमि को रेस्ट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से होना क्या चाहिए कि एक उगाई, ठीक है, उगाई काटी तो थोड़ा उसको रेस्ट दे दो, ताकि भूमि का जो उपजाऊपन है, भूमि का जो उपजाऊपन है वो क्या रहे, वो बना रहे। लेकिन किसान ऐसा होने ही नहीं देता। वो क्या करता है, एक के बाद 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 एक लगा ही रहता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी जो है हमको फेस करनी पड़ रही है। तो पहला आता है बेटा सामान्य कारण। अब आता है दूसरा कारण, इसको हम कहते हैं संस्थागत कारण। ठीक है, संस्थागत कारण। बेटा इसको भूमि सुधारने के बोलेंगे, इसको यहाँ से हटा दो, अभी आगे आएगा ये संस्थागत कारण है, इसको लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब संस्थागत कारण का मतलब क्या है? संस्थागत कारण का मतलब होता है वो सारे कारण जो भूमि से रिलेटेड हैं। ठीक है,
भूमि से जो संबंधित हैं, भूमि से जो संबंधित हैं वो सारे कारण जो है संस्थागत कारण के अंदर आएंगे। मतलब किसान ज़मीन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो किसान, अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहला क्या है, लघु जोतें, कि भाई जहाँ पे वो खेती कर रहा है, जहाँ वो खेती कर रहा है वो क्या है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से वो आधुनिक उपकरणों का यूज़ नहीं कर पा रहा, बड़ी बड़ी ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन्स, इन सब का उपयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला लिखेंगे भूमि भूमि सुधारों की भूमि सुधारों की असफलता। इसका क्या मतलब होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में कि अभी हम कारण पढ़ रहे हैं, कल हम इनके सुझाव पढ़ेंगे कि सरकार इन सामान्य कारणों को दूर करने के लिए क्या कर रही है, सरकार इन संस्थागत कारणों को दूर करने के लिए क्या कर रही है। तो मैंने बोला वो कारण जो भूमि से संबंधित होते हैं वो संस्थागत कारण कहलाते हैं, और भूमि से संबंधित जितने भी कारण हैं उनको दूर करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं उनको भूमि सुधार कहते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भूमि से रिलेटेड जितने भी कारण हैं उनको दूर करने के लिए सरकार जितने भी काम करती है उसको भूमि सुधार कहते हैं। तो सरकार ने कई सारे प्रोग्राम अपनाए कि किसान बेचारा जो भी ज़मीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उससे दूर करने के लिए प्रोग्रामों को बनाया, लेकिन उसको अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाई। तीसरा, कृषि सेवाओं का अभाव। कृषि सेवाओं का अभाव। कृषि सेवाओं के अभाव का क्या मतलब होता है, कृषि सेवाओं का अभाव का मतलब होता है कि भैया वो सारी की सारी सर्विसेज जो उसकी उत्पादकता में वृद्धि करती हैं वो कृषि के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ये आते हैं तीसरा। अब हम बात करते हैं तकनीकी कारण। तकनीकी कारण का क्या मतलब होता है, तकनीकी कारण के अंदर खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, जो हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं वो इसके अंदर आती है, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहला आप इसके अंदर लिखेंगे तकनीकी कारण के अंदर परंपरागत विधियाँ। ऊपर बता चुका हूँ मैं आपको परंपरागत विधियाँ के अभी भी वो क्या लगा हुआ है, गाय भैंस खुद ही लगा पड़ा है, एनिमल पावर और ह्यूमन पावर के ऊपर ही वो डिपेंड है, जिसकी वजह से वो नई नई मशीनों का यूज़ नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उर्वरकों का अभाव। नए नए मार्केट के अंदर जो उर्वरक आ रहे हैं उसका वो उपयोग जो है नहीं कर पा रहा है। ठीक है। प्लस इनपुट्स भी लिख सकते हो। ठीक है। परंपरागत विधियाँ और उत्तम बीजों का अभाव। उत्तम बीजों का अभाव, इसको कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स। ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जो पुराने बीजों के कंपैरिजन में उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उनका यूज़ नहीं करते, ये वही पुराने बीजों का जो है यूज़ करते हैं। प्लस साख सुविधाओं का अभाव। साख सुविधाओं का अभाव। हमने बोला भाई पैसे की दिक्कत है, वह पैसा होता तो वो ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ सबका यूज़ कर लेता। पैसा ही तो नहीं है, मेन प्रॉब्लम क्या है, पैसा है, पैसा नहीं है, इसकी दिक्कत है। सिंचाई के साधनों का अभाव, पानी की दिक्कत है। सिंचाई के साधनों का अभाव, पानी नहीं है, नदियाँ, कुएँ, ट्यूबवेल वर्षा पे निर्भर है, बारिश होगी तो पता चलेगा क्या होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है और क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे कीटनाशक दवाइयों का अभाव, ये लिख देंगे, कीटनाशक दवाइयों का अभाव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फसलों को ख़राब करने के लिए जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, टिड्डे होते हैं जो फसलों पर बैठ जाते हैं, जैसे आपने अभी भी सुना होगा टिड्डी दल ने हमला कर दिया फसलों पे, अभी कुछ हर साल का होता है ये। ठीक है। तो वो फसलों को ख़राब कर देते हैं, तो उसको रोकने के लिए किसान क्या करता है, कीटनाशक दवाइयों वगैरह का जो है यूज़ करता है, लेकिन ताकि उनकी फसल बच सके, प्रोडक्टिविटी वगैरह ज़्यादा हो सके। तो भैया इसका यूज़ नहीं करता।
तो ये कई सारे इसके रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कम हो रही है। ये हमने क्या पढ़े हैं, ये हमने बेटा रीज़न पढ़े हैं, ठीक है, कि आखिर रीज़न क्या है। और फिर टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसकी निम्न उत्पादकता के क्या कारण है और इसको दूर करने के लिए जो है सुझाव दीजिए कि आखिर ये कैसे दूर होंगे। तो कल हम पढ़ेंगे सेम ऐसे ही कि भैया ये दूर कैसे होंगे, इनको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो हमने पढ़ा है उसी को उल्टा लिख देना है, अपना सुधार बन जाएगा कि भैया इनका यूज़ करो है हाई यील्ड वैरायटी के यील्ड्स, उर्वरक, खाद, रासायनिक, इन सब चीज़ों का जो है यूज़ कीजिए, इन सब चीज़ों को दूर कीजिए। भूमि सुधार क्या होते हैं ये हम कल पढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें जो वो फेस कर रहा है इन सब चीज़ों को दूर कर दो, प्रोडक्टिविटी अपना आप बढ़ जाएगी। तो एक पूरा क्वेश्चन है, भले ही विशेषताएं ना पढ़ना, लेकिन ये तो बेटा आएगा ही आएगा, इसको ज़रूर पढ़ लेना।